हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग की प्रिपरेशन बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी बीच आप लोग के मार्क्स को और इन्हेंस करने के लिए आपके सामने मैं एक फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो लेकर आया हूँ। और इससे आप कंफर्म मानो कि पोएम से, यदि कोई भी पोएम क्लास 10th के पोएम से फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस यदि दिए जाएंगे तो वे इसी वीडियो से पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ने वाला है। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना और इससे क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना सारे बच्चे। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो मैं बताऊं बच्चों, आप लोग पढ़े भी होंगे क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको पता है कि किसी भी पोएम के सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने का कोई काम करता है, किसी भी सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने का कोई काम करता है तो वो कौन करता है बच्चों? फिगर्स ऑफ स्पीच करता है। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा, फिगर्स ऑफ स्पीच को किस और नाम से जाना जाता है? फिगर्स ऑफ स्पीच को बच्चों हम लोग पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं। बच्चों, फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग लिटरेरी डिवाइस या लिटरेरी टर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखोगे, कंफ्यूज मत होना। जैसे पूछ देगा विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन, तो उसके जगह पर विच पोएटिक डिवाइस भी पूछ सकता है, विच लिटरेरी टर्म भी पूछ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम चलते हैं। तो आप कमेंट करके बताओ, हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? चलिए, राइम स्कीम हम लोग चलते हैं। तो पहला तो बात, राइम स्कीम भी फिगर ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, कंफ्यूज मत हो। राइम स्कीम कैसे पहचानने के लिए यदि दे दे कि इसका राइम स्कीम पहचानिए, तो कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे? तो राइम स्कीम जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर एक लाइन के लास्ट वर्ड को देखा जाता है बच्चों, हर एक लाइन के लास्ट वर्ड को। तो और उसको प्रोनाउंस करना चाहिए। तो क्रो पहली बार पढ़ रहे तो इसको ए बोलते हैं। मी क्रो जैसा प्रोनाउंसिएशन में नहीं लग रहा तो इसको बी मानते हैं बच्चों। क्रो स्नो, क्रो स्नो, क्रो जैसा बोलने में लग रहा है तो ए मानते हैं। मी ट्री, मी जैसा ही लग रहा है, ई पर जोड़ दे रहा है तो बी हो जाएगा। तो बच्चों राइम स्कीम इसका हो जाएगा ए बी। ए बी इज द राइम स्कीम। एनी प्रॉब्लम बेटा? ए बी, ए बी इज द राइम स्कीम। चलिए, तो आप कमेंट करके बताना इसमें कौन सा राइम स्कीम यूज किया गया है। हार्ट फर्स्ट टाइम आ रहा है ए, मूड सेकेंड टाइम आ रहा है तो बी, हार्ट पार्ट जैसा ही लग रहा है तो ए, मूड रूड सेम जैसा प्रोनाउंसिएशन में लग रहा है तो बी। तो राइम स्कीम बच्चों इसका हो जाएगा ए बी, ए बी। ठीक है, आइए चलते एलिट्रेशन क्या होता है। तो बच्चों आप लोग को बताए थे कि किसी भी सेंटेंस में कोई खास लेटर हो, है ना, वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वो एलिट्रेशन उसको कहते हैं। जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट में एलिट्रेशन कहाँ है? तो इसमें भी एच है, इसमें भी एच है। कोई खास लेटर बार बार आता है, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या? एलिट्रेशन। जैसे एंड सेव्ड सम पार्ट, ये सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो से ही है, तो सेव्ड में एस, एस, इसको एलिट्रेशन कहेंगे। चलिए, एंजॉयमेंट क्या होता है बच्चों? एंजॉयमेंट बोलते हैं द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मीन्स फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्लैश, बिना कोई पंक्चुएशन मार्क के एक ही सेंटेंस लगातार पूरा लंबा लाइन में चला जाता है, उसको एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसे आप देख रहे होगे डस्ट ऑफ स्नो पोएम को, आप बुक को ओपन करोगे बच्चों, तो उसमें क्या पता चलेगा कि कोई वो जो पोएम लिखा गया ना, वो वन गो एक ही बार में पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया गया, बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं है। तो वो एंजॉयमेंट पूछ देगा ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पूरा डस्ट ऑफ स्नो है, तो आप एंजॉयमेंट करके आइएगा। चलिए, मेटाफर। तो इसमें बच्चों डस्ट ऑफ स्नो में देखे होगे कि हेमलॉक ट्री को, मतलब आप समझो कि डायरेक्ट नेगेटिविटी को हेमलॉक ट्री से तुलना कर रहा है या डस्ट को हेमलॉक ट्री से तुलना कर रहा है। हालांकि अगला जो पोएम है फायर एंड आइस, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो राइम स्कीम पूछ देगा तो क्लियर हो जाएगा बच्चों। जैसे फायर पहली बार आ रहा है बोलने में तो ए, आइस दूसरी बार आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में तो बी, डिजायर फायर, डिजायर फायर, डिजायर ए टाइप लग रहा है तो ए, आइस फायर नहीं, फायर फायर तो ए जैसा ही लग रहा है। तो बच्चों राइम स्कीम ए बी ए ए। एक बात बताऊं बच्चों, जो भी फर्स्ट स्टैंजा में जो पर्टिकुलर राइम स्कीम होगा, तो बाकी स्टैंजाज में भी ऑलमोस्ट वही राइम स्कीम होता है, लेकिन हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे ट्वाइस पहली बार आता है ए, हेट डिफरेंट लग रहा है बी, ट्वाइस आइस ए जैसा ही लग रहा है बच्चों तो ये ए,
हेट और ग्रेट, हेट और ग्रेट सेम लग रहा है बी, ट्वाइस आई सफाइसी ए लग रहा है तो ए, पूरा राइम स्कीम हो जाएगा बच्चों ए बी ए। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान देना होता है आप लोग को, सिंबोलिज्म का मतलब बस जब बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, समझो। सिंबोलिज्म का मतलब होता है फायर किसको सिंबलाइज किया, तो हमेशा याद रखोगे एंगर को सिंबलाइज किया है, गुस्से को, ग्रीड को सिंबलाइज किया है, डिजायर को सिंबलाइज किया है। और आइस का मतलब याद रखना हेट्रेड को, जेलेसी को और रिजिडिटी को। हेट्रेड मतलब नफरत होता है, मतलब जो आपके पोएट बताए थे ना फायर एंड आइस के, पोएट कौन है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब मैं क्लियर कर दूं कि डस्ट ऑफ स्नो के भी पोएट कौन है बेटा, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए अब बताइएगा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों। पर्सोनिफिकेशन जब कोई नॉन लिविंग थिंग में पर्सन का एक्टिविटी कराता हुआ दिखाया जाए, है ना, तो वो पर्सोनिफिकेशन होगा। तो अब देखो जरा, फायर एंड आइस, फायर का मतलब एंगर, और एंगर कौन करता है, पर्सन करता है। ग्रीड मान लो तो ग्रीड कौन करता है, पर्सन करता है। फायर का मतलब डिजायर मानो, डिजायर कौन करता है, पर्सन करता है, लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है, फायर, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। आइस मतलब हेट्रेड, नफरत भी कौन रखता है, पर्सन, है ना, पर्सन ही, तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया। बच्चों याद रखना कि जब कोई पर्सन का एक्टिविटी पर्सन करेगा तो वो कहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, है ना, लेकिन जब पर्सन का एक्टिविटी नॉन लिविंग थिंग करने लग जाए तो वो पर्सनिफिकेशन होगा। तो याद रखना फायर एंड आइस में पर्सनिफिकेशन है। अगला बच्चों एनाफोरा क्या होता है, याद रखना एनाफोरा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है। अच्छा फिर से मैं बता दूं, फिगर्स ऑफ स्पीच मेक एनी सेंटेंस ब्यूटीफुल, सुंदर बनाता है सेंटेंस को, अलंकार हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको। एनाफोरा क्या है कि दो लगातार सेंटेंस का शुरुआती वर्ड सेम होने चाहिए, पूरे सेंटेंस सेम नहीं, शुरुआती वर्ड। जैसे इसमें सम से, पहला लाइन में था द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो सम से इन आइस दूसरे लाइन में भी सम से, तो दोनों लाइन तो डिफरेंट है बच्चा, लेकिन शुरुआती वर्ड्स यदि सेम है दैट इज कॉल्ड एज एनाफोरा। एनाफोरा is a figure of speech in which in two consecutive sentences the beginning words are the same। याद रखोगे, एनाफोरा शुरुआती से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। लेकिन एलिट्रेशन किसको कहते हैं, मैंने बताया था एलिट्रेशन सेम लेटर रिपीट होता है, तो पूछ देगा सिर्फ सम सेम ही कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो एस और एस का क्या है बच्चों, एलिट्रेशन है। फेवर फायर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो एफ और एफ, कोई खास लेटर जब रिपीट होता है बच्चों वो एलिट्रेशन। वर्ल्ड विल में डब्ल्यू और डब्ल्यू का क्या है बच्चों, एलिट्रेशन है। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो। और मैंने बहुत ही मेहनत से कोशिश करी है कि सारा के सारी एग्जाम्पल्स जो पोएम्स में फिगर्स ऑफ स्पीच के वो मैं सब बता दूं, ताकि क्वेश्चंस इसी से आएंगे, इसके बाहर तो नहीं आएंगे क्वेश्चन फिगर्स ऑफ स्पीच का, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एसोनेंस में क्या होता है बच्चों, याद रखना रिपीटिशन ऑफ सेम वॉवेल साउंड इन डिफरेंट वर्ड्स, मतलब एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होंगे लेकिन कोई खास वॉवेल लेटर, चाहे वो ए हो, ए ई हो, आई हो, यू हो, है ना, ओ हो, यू हो, तो ए ई आई ओ यू, कोई भी एक खास लेटर बार बार है। जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में होल्ड में ओ है बच्चों, दोज में ओ है, हु में ओ है, फेवर में ओ है, तो कोई खास वॉवेल लेटर बार बार आ रहा है तो वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, एलिट्रेशन। चलिए अ टाइगर इन द जू, हम लोग अगले पोएम की ओर चलते हैं। अ टाइगर इन द जू पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, पोएट के नेम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीमोरन किसको कहते हैं, तो आप हमेशा याद रखोगे बच्चों, जब टू जस्ट अपोजिट वर्ड्स एक दूसरे के आमने सामने लिखे हुए हो ना, जो मीनिंग बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा थे, तो वो ऑक्सीमोरन कहलाते हैं। जैसे अ टाइगर इन द जू में टाइगर जो केज में था ना, बंद पिंजड़े में, वो शांत था लेकिन रेज में था, गुस्से में था। तो अब बताओ क्वाइट मतलब होता है शांत, काम, और रेज मतलब होता है एंगर। गुस्सा कभी काम हो सकता है क्या, शांत हो सकता है क्या, दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में आप बुक को ओपन करोगे बच्चों, मेरा तो एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुक को भी सामने रखोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरली आपको पता चल जाएगी कि कहाँ पर कैसे, है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करा गया है। और क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे बच्चों। अगला चलते हैं, एलिट्रेशन किसको कहते हैं। मैंने बताया था कोई स्पेशल लेटर बार बार रिपीट होता है बच्चों, ठीक है, तो शुड बी लर्किंग इन द शैडो में एस और एस का क्या है बच्चों, एलिट्रेशन है। प्लम्प डियर पास, उस बुक को निकालोगे तो प्लम्प डियर पास लिखा हुआ वर्ड्स है, तो प्लम्प में पी, पास में पी, कोई खास लेटर रिपीट हो उसको एलिट्रेशन कहता है। कॉन्क्रीट सेल, सी और सी का क्या है बच्चों, एलिट्रेशन है। अगला
मेटाफर भी होता है, मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन को बोलते हैं। आप हमेशा याद रखना बच्चों, जिस भी सेंटेंस में लाइक और एज नजर आ जाए, उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों वो सिमिली होता है, और जब डायरेक्ट तुलना हो जाए तो उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे बच्चा मेटाफर। याद रखोगे इसको। तो पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसका जो पैर था ना, पंजा था ना, वो वेलवेट बिल्कुल मखमल की तरह था, सॉफ्ट था, ठीक है ना, वो टाइगर का जो जू में था। नेक्स्ट, रिपीटिशन में क्या होता है, आप हमेशा याद रखना बच्चा, एलिट्रेशन एक हो गया, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था क्लास में, रिपीटिशन एक हो गया और एक हो गया रिफ्रेन। तीनों में रिपीट होता है, लेकिन रिपीटी एलिट्रेशन में एक खास लेटर रिपीट होगा बच्चों, जैसे बी रिपीट हो जाए, सी रिपीट हो जाए बार बार, जैसे कॉन्क्रीट सेल में सी और सी रिपीट हुआ। बट रिपीटिशन में पूरा वर्ड ही रिपीट होता है। लेट एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होगा, रिपीटिशन में वर्ड रिपीट होगा, और रिफ्रेन में तो हद हो जाता है भाई साहब, रिफ्रेन में पूरा सेंटेंस ही रिपीट होता है बार बार, लेकिन वो कहाँ, कोई पोएम में यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें स्टॉक एक वर्ड है, वो बार बार आया है, क्वाइट वर्ड है, वो बार बार आया। आप देखना, बुक को ओपन रखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा बच्चों, आप बुक ओपन रखना। ब्रिलियंट वर्ड है, बार 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 आया है। चलिए द बॉल पोएम चलते हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ द बॉल पोएम? जॉन बेरीमैन, ठीक है। जो बच्चा वो बॉल लॉस लूज कर गया था, है ना, उसी से रिलेटेड ये पोएम था। राइम स्कीम इसका फ्री वर्स। फ्री वर्स हमेशा याद रखो बच्चों, जिसमें कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो नहीं किया गया है ना, वो फ्री वर्स है। जैसे मान लो 4 लाइन का एक स्टैंजा, तो पहला लाइन में प्रोनाउंसिएशन ए है, दूसरे लाइन में भी नहीं मिला तो बी, तीसरे लाइन में भी कोई सेम जैसा नहीं मिला सी, चौथा लाइन में भी कोई नहीं मिला डी। तो ए बी सी डी कोई खास राइम स्कीम को तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे राइम स्कीम जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या? फ्री वर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री वर्स। आगे, एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होता है, बाइज अ बॉल बैक, बी 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 का एलिट्रेशन, क्लियर है। नेक्स्ट, रिपीटिशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है, जैसे देखो वॉल वॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, है ना। हाउ टू स्टैंड अप, ये जो वर्ड है, आप बुक देखना, बुक जरूर ओपन करो बेटा, है ना, तो आप देखोगे ये जो सेंटेंस है वो बार बार रिपीट हो रहा है। आगे चलते हैं, उसी पोएम में आप देखो, पोएम में व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज ही टू डू, है ना। तो शुरुआती वर्ड जब दो लगातार लाइन में शुरुआती वर्ड या वर्ड्स रिपीट हो, उसको एनाफोरा कहते हैं। ये मैंने बता रखा है, तो अंडरलाइन करके बुक में ही आप लिखते चलोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा बच्चों, ठीक है। मेरीली बॉन्सिंग डॉन, मेरीली ओवर इन द वाटर में भी दो लगातार वर्ड का शुरुआती जो वर्ड्स है बच्चों वो सेम है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया बच्चों? एनाफोरा, ठीक है। नेक्स्ट, एसोनेंस मैंने बताया था, एसोनेंस में कोई वॉवेल लेटर होता है किसी सेंटेंस में बार बार आता है, जैसे ही इज लर्निंग में बेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज में ई जो है ना वॉवेल लेटर है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, कोई खास लेटर ई बार बार रिपीट हो रहा है, वो एसोनेंस है। वीडियो वीडियो यदि समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लास समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जरूर करना। आपका ये प्यार इस वीडियो के लिए ही मुझे वीडियो और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइबर्स आप बढ़ाओगे, मैं फ्रिक्वेंटली आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस देता रहूँगा। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइज, और हमारी फैमिली बढ़ती रहे और आप ही से बढ़ेगी, आप अच्छा रिजल्ट भी दोगे। आइए चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं रेपिटिशन। रेपिटिशन में भी वर्ड रिपीट होता है बच्चों, तो आप देखोगे, हाँ, ये अमांडा पोएम का, अमांडा पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन, याद रखना। तो इसमें अमांडा जो वर्ड है ना वो बार बार रिपीट हुआ है। एनाफोरा किसको कहेंगे? शुरुआती लाइंस में, मतलब दो लगातार लाइंस के शुरुआती वर्ड्स जो होंगे ना, बिगिनिंग वर्ड्स, वो सेम होंगे, जैसे डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो डोंट और डोंट का क्या है बच्चों? रिपीटिशन। यहाँ भी डोंट डोंट का रिपीटिशन है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। डिड यू का क्या है बच्चों? रिपीटिशन है शुरुआती वर्ड्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनाफोरा। अमांडा पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लिन, याद रखोगे। एलिट्रेशन में क्या होता है? कोई खास लेटर रिपीट होता है, एकदम याद हो जाने चाहिए आज के क्लास में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे स्टूडेंट्स के लिए। एलिट्रेशन किसको कहेंगे? लेटर रिपीट होगा, तो देखो खास लेटर, स्टॉप में एस,
आप बुक निकाल लो अमांडा, उसमें देखने की कोशिश करो तो अच्छे से समझ आएगा। स्टॉप में एस, स्लॉचिंग में एस, सीट में एस, स्ट्रेट में एस, एस 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 एस। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई खास लेटर बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, एलिट्रेशन का हिंदी में भी एग्जाम्पल्स बहुत मज़ेदार है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, क्या खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। च च च का एलिट्रेशन है। छपरा जिले में छब्बू की छत पर छह छछूंदर 6 दिनों से झुझुआ रहे थे। हंसी लगता है, फनी है, बट कहीं ना कहीं ये एलिट्रेशन ही है जिसमें कोई खास लेटर रिपीट हो, चाहे वो हिंदी के सेंटेंसेस हो बच्चों या इंग्लिश के सेंटेंसेस हो। आइए आगे चलते हैं। मेटाफर मैंने आप लोगों को बता रखा है बच्चों, डायरेक्ट कंपैरिजन जिसमें हो दो चीज में डायरेक्ट कंपैरिजन बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटाफर। जैसे साइलेंस को यहाँ पर डायरेक्ट गोल्डन बताया। बुक ओपन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम को डायरेक्ट स्वीट बताया है। अच्छा, द ट्रीज पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय, याद रखना, एड्रियन रिच। द ट्रीज पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय बच्चों एड्रियन रिच। इसमें सिमली, अच्छा आप बताना, सिमली किस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं जिसमें दो चीज में इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो। दो चीजों में कैसा कंपैरिजन हो बच्चों, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो। ठीक है, और खास करके सिंपली पहचानने का सबसे अच्छा नियम है, किसी भी सेंटेंस में लाइक और एज लगा हुआ होता है। जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, आपका बुक नजर आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लो। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली। क्यों, क्योंकि लाइक है, बहुत सिंपल। और यहाँ पर ट्रीज को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट बताया गया, लाइक और एज से तुलना किया गया। स्टिल रीचेज, उसका जो स्मेल है, स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। यहाँ पर फिर लाइक सिमली। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, फिर यहाँ पर मून को मिरर से तुलना करा गया है लाइक और एज यूज करके। विच फिगर ऑफ स्पीच बच्चों, सिमली। आंख बंद करके एकदम याद रखना कि लाइक और एज किसी भी सेंटेंस में दो चीज से तुलना हो रहा है लाइक और एज यूज करके, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा क्या, सिमली। ठीक है। नेक्स्ट, रिपीटिशन में द वर्ड रिपीटेड इन इच सेंटेंस। तो आप हमेशा देखना, अमांडा में खास करके एक वर्ड रिपीट हुआ है जो खुद अमांडा है, वो बार बार रिपीट हुआ है, इसका ध्यान देना। वो तो अमांडा का हो गया ना, खैर। अब हम लोग ट्रीज के पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच पर चलते हैं। पर्सनिफिकेशन मैंने बताया था, जब पर्सन का एक्टिविटी नॉन लिविंग थिंग करे तो वो पर्सनिफिकेशन। देखना, द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो मूव करना, चलना, ट्रीज मूव कर सकता है क्या, चल सकता है क्या, नहीं। तो चलने का एक्टिविटी कौन करता है बच्चों, पर्सन। लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्सन के अलावा है, नॉन लिविंग नहीं कर सकते। पेड़ पौधों को हम तो लिविंग नहीं मानते हैं। चलिए, नो सन बेरी इट्स हेड। अच्छा, सन अपने फीट को बरी करेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं झुकाना या फिर ऐसा करना, वो पर्सन का एक्टिविटी है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रूट्स जो है ना पेड़ की वो काम कर रहे हैं पूरी रात। तो भाई काम करने का काम पर्सन का ही है। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं दौड़ कर जाती है ट्रीज से मिलने। तो भाई साहब दौड़ कर जाना मिलना वो तो पर्सन का ही काम है। जब भी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन के जैसा एक्टिविटी करा दे बच्चा, वो पर्सनिफिकेशन है। एलिट्रेशन में क्या होता है, एकदम याद कर लो, लेटर रिपीट होता है खास करके। जैसे इसमें लॉन्ग लिव्स में एल और एल का एलिट्रेशन है, लिव्स एंड लाइकेन में एल और एल का एलिट्रेशन है। ठीक है, ध्यान देना। अगला फॉग, फॉग पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। आएगा इससे क्वेश्चन तो क्या आएगा, मेटाफर का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ये। क्या, कि फॉग को डायरेक्ट कंपेयर करा गया है किससे बेटा, कैट से। फॉग इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद कैट, तो डायरेक्ट कंपेरिजन को ही तो क्या कहते हैं बच्चों, मेटाफर कहते हैं। पर्सनिफिकेशन में पर्सन का एक्टिविटी दिखाया जाता है। तो इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, जो ये फॉग है वो बैठता है और देखता है। फॉग भाई ना तो आदमी है कि बैठेगा वो, और ना ही आदमी एक पर्सन है कि वो देखेगा। तो यहाँ पर सीटिंग और लुकिंग पर्सन का एक्टिविटी है, जो कि कर कौन रहा है, फॉग। तो कौन सा फिगर ऑफ, जो कि ये नॉन लिविंग है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा बच्चों, जब नॉन लिविंग पर्सन का एक्टिविटी करे तो पर्सनिफिकेशन हो जाता है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय ऑगडेन नैश। याद रखोगे, ये जो कस्टर्ड था ना, ड्रैगन अपने आप को जो डरपोक दिखाता था, यही तो लाइफ बचाया था बेलिंडा का। अच्छा, इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, याद रखना। जैसे सिमली में मैं बताया था, आंख बंद करके जहां भी दो चीज में कंपैरिजन हो, क्या चीज यूज करके बेटा,
लाइक और एज तो वो सिमली हो जाएगा। जैसे द डॉग वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड, डॉग का तुलना मस्टर्ड से एज यूज करके अंडरलाइन कर सकते हो, समझते जा सकते हो, ये सिमली होगा। उसका जो मौत था ड्रैगन का वो लाइक अ फायर प्लेस था, तो लाइक से तुलना। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर, मस्टर्ड जो डॉग था वो टाइगर की तीतना लाइक और एज से। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन लाइक और एज से। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन लाइक और एज। डायरेक्ट पायरेट देखो आप, मैं क्यों अंडरलाइन या फिर सर्कल कर रहा हूँ लाइक और एज को, क्योंकि यही तो ट्रेडमार्क है सिंबली का, कि किसी भी सेंटेंस में जब टू थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक और एज, दैट इज कॉल्ड एज वर्ड सिंबली। याद रखोगे बेटा। आगे चलते हैं। मेटाफर कैसे किसको कहते हैं? मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर डायरेक्टली कंपेराइज्ड। मतलब याद याद करना क्या कि सिमिली में लाइक और एज से तुलना, इसमें डायरेक्ट विदाउट एनी लाइक और एज। तो चिमनी को, उसके नोज को चिमनी बताया गया, डायरेक्ट तुलना मेटाफर। अच्छा, उसके टोज को डैगर्स खंजर बताया गया है भाई साहब। किसके टोज को? ड्रैगन के टोज को। तो डायरेक्ट तुलना, तो ये हो जाएगा बेटा मेटाफर। आगे, रिपीटिशन किसको कहते हैं? तो कोई वर्ड रिपीट होता है बार बार। जैसे बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, तो टिकल टिकल दो बार आया, रिपीटिशन। एलिट्रेशन में याद रखना बेटा, लेटर रिपीट होता है, रिपीटिशन में वर्ड रिपीट होता है, और रिफ्रेन में पूरा सेंटेंस ही रिपीट हो जाता है। सडनली सडनली देखना पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये रेपिटेशन है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, तो पिस्टल पिस्टल क्या हो जाएगा? रिपीटिशन। हिज और हिज क्या हो जाएगा? रिपीटिशन। इन और इन क्या हो जाएगा? रिपीटिशन। अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि ओनोमेटोपिया होता क्या है। एक तो स्पेलिंग इसका बहुत टेढ़ा है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ओनोमेटोपोइया, है ना, बस ऐसे ही स्पेलिंग ताकि सही लिख पाए, बट पढ़ते रियल प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। ओनोमेटोपिया, देखो मैं लिखा हूँ बहुत अच्छे से बेटा, साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड, मतलब एक ऐसा वर्ड जिसको लिखोगे और उसको पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा वो किसी न किसी का साउंड है। इमिटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज ओनोमेटोपिया। जैसे आप देखोगे उस पोएम में, वीक दैट इज गिगलिंग फॉर रैट, म्याओ दैट इज कैट साउंड, क्लैटर क्लैंक एंड जिंगलिंग, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? साउंड है। तो ये ओनोमेटोपिया में ही आएंगे। अच्छा, पोएटिक लाइसेंस का मतलब ये है ना कि पोएट के पास इतना लाइसेंस होता है कि कुछ भी लिख दे, है ना। जैसे रियल और ट्रू को अलग वर्जन में रियलियो और ट्रूलियो कर दिया है, बस आप लोग को थोड़ा सा तंग करने के लिए, बट मुझे लगता है इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा तो बोल देना आप पोएटिक लाइसेंस है। एलिट्रेशन में फिर मैं बताऊं क्या रिपीट होता है बच्चों? लेटर रिपीट होता है। जैसे बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस में एक खास लेटर रिपीट हो रहा है, वो है लिव्ड में एल, लिटिल में एल, एल और एल का क्या है? रिपीटिशन। ही हेल्ड इन हिज टीथ, एच एच एच, एलिट्रेशन। गल्प्ड सम ग्रॉग, वो गल्प मतलब सॉलो कर लिया था, ग्रॉग मतलब वाइन, कुछ शराब पी लिया था। कब? जब वो बेलिंडा को बचाने जा रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं। शराब पिया था कौन? याद रखना, ये पायरेट, आउट ऑफ नर्वसनेस, है ना, जब वो ड्रैगन को देखा था तो ग्रॉग मतलब वाइन होता है। खैर कुछ भी हो, गल्प में जी, ग्रॉग में जी, जी और जी का क्या है बेटा? क्या है बेटा? एलिट्रेशन है। नेक्स्ट, आयरनी किसको कहते हैं? तो आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कुछ ऐसा वर्ड्स दिया जाता है ना जो इसका जस्ट उल्टा और अपोजिट मीनिंग देता है, जस्ट अपोजिट मीनिंग देता है। ठीक है, जैसे फॉर बेलिंडा एंड अदर पेट्स, ऐसे देखो, आयरनी का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो बेलिंडा और अदर पेट्स को जो शुरुआत में दिखाया गया था क्या, बहुत ज्यादा ब्रेव, बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन लास्ट में वो फ्लेड अवे हो गया था। मतलब जब वो पायरेट को देखा था तो इसकी जितने सारे कैट थे, डॉग थे, रैट थे, सारे भाग गए, बेलिंडा को छोड़ दिया अकेला। तो आयरनी नहीं तो और क्या है कि एक तरफ उसको पावरफुल दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ वो भाग गया पायरेट के डर से। और ये भी तो आयरनी ही है कि कस्टर्ड हमेशा क्राई करता था कि हमको नाइस सेफ केस दे दो, और दूसरी तरफ यही कस्टर्ड जो है वो पायरेट से का सामना किया था और बेलिंडा को बचाया था। तो कहीं ना कहीं ये आयरनी ही है। फॉर एने ग्रेगरी पोएम इज कंपोज्ड बाय विलियम बटलर येट्स, याद रखना बेटा, इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग को याद होते चला जा रहा है। डायरेक्ट कंपैरिजन मेटाफर कहते हैं। आपको याद है एने ग्रेगरी एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, और उसके साथ साथ उसके जो येलो हेयर थे वो बहुत खूबसूरत थे।
और आपको पता है बेटा, उसके येलो हेयर को ही रैम्पर्ट्स बोला गया है, जिसका मतलब होता है कैसल या वॉल, दीवार का काम करता था। तो हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, यहाँ पर रैम्पर्ट्स का मतलब तो वॉल होता है, दीवार होता है, बट यहाँ पर उसके हेयर को बताया है, तो डायरेक्ट तुलना हेयर का किससे किया गया, रैम्पर्ट से, तो वो क्या हो गया बेटा, मेटाफर हो गया। रिपीटिशन किसको बोलेंगे, तो येलो हेयर, याद रखना येलो हेयर बार बार आया होगा, आप बुक को देखना तब आपको पता चलेगा वो रिपीटिशन है। डिस्पेयर वर्ड बेटा बार बार आया होगा, देखना उस सेंटेंस में, वो रिपीटिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये आज का लास्ट ये फिगर ऑफ स्पीच है, वो है बेटा एनाफोरा। समझना अच्छे से प्लीज। एनाफोरा मैं बताया था, जब दो लगातार लाइन का शुरुआती वर्ड सेम हो, वो एनाफोरा कहलाता है। दोनों सेंटेंसेस तो अलग अलग है, बट देखो शुरुआती वर्ड तो सेम है ना, दैट और दैट, एनाफोरा कहलाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों को अगली वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा। थैंक यू एवरीवन।